जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ फटाफट से, शाबाश। व्हाट्सएप पे भेजना। चले बाबू आ जाइए फटाफट से। तो दिस गोइंग टू बी द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। हमारी 3 क्लासेस तो ऑलरेडी हो गई हैं, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली थी अगर सच बताऊं तो। तो सारा टॉपिक खत्म हो गया जहां से सवाल पूछता है एनडीए। अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से एक्चुअली में सवाल वगैरह भी पूछा नहीं जाता है, इन जनरल सवाल नहीं पूछे जाते। जो चीज़ें आपको पढ़ा दिए सवाल वहीं से आते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको इस बात का आभास भी हो गया होगा, है ना। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द क्लास। फॉर्म फिल कर दिए, वेरी गुड। बाकी बच्चे किन किन लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा, बाबू भर दो यार। इस बात का इंतजार कर रहे हो कि लास्ट में फिर फॉर्म गलत भर दे, ये हो जाए वो हो जाए, साइट चलनी बंद हो जाए। व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर? भरिए ना, फॉर्म भरिए जल्दी से। चलिए जरा बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। देखिए स्टार्टिंग पहले दिन हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि डाटा होता क्या, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा एंड सो ऑन। वेरी गुड, फॉर्म डन, वन फॉर्म डन, वेरी गुड। सॉरी परफॉर्मेंस, वेरी गुड। देखिए अब जरा बात करते हैं कि अलग अलग डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है यूजिंग सम ग्राफ्स। यूजिंग सम ग्राफ्स। ग्राफ से सवाल पूछने के चांसेस कम है, जितना आपको पढ़ा दिया पहले सवाल वहीं से पूछे जाएंगे, बट फॉर द सेफर साइड टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। चैट ऑफ कर रहा हूं, फटाफट से ये सारी चीजें खत्म करेंगे, फिर कुछ सवाल लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें बार चार्ट की, या इसको बार ग्राफ भी बोला जाता है। बार चार्ट भी बोल सकते हैं, बार ग्राफ भी बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल चार्ट। अब यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको 3 डायमेंशनल बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली में 3D होता है ना। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल चार्ट है। सवाल इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, अगर पूछना भी होगा चार्ट से रिलेटेड तो, ग्राफ से रिलेटेड तो, कि 3D ग्राफ किसका होता है, बार ग्राफ का, हिस्टोग्राम का, बाकी चीजों का किसका होता है, तो आप सीधा बोलोगे बार ग्राफ। तो न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, इन बार्स के माध्यम से न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ ऑफ जो बार होती है वो न्यूमेरिकल डाटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना बड़ा न्यूमेरिकल डाटा होगा उतनी ही बड़ी, उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी इस बार की। जैसे आपने देखा क्या कि अगर 30 है न्यूमेरिकल डाटा तो 30 पे रुका हुआ, अगर 40 है 50 है तो ये 50 तक गया हुआ, एंड सो ऑन, है ना। हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट क्वांटिटी वेल विथ रिप्रेजेंट नथिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें हाइट है, हाइट इज रिप्रेजेंटिंग दी न्यूमेरिक वैल्यू समझिए, क्वांटिटी समझिए या फ्रीक्वेंसी समझिए, और ये जो विथ है, विथ इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग। जैसे अगर आसान भाषा में बोले तो मान लीजिए परसेंटेज वाइज दे रखा है कि किसी शहर में 30% लोग डॉक्टर है, 50% लोग इंजीनियर है, 30% लोग अगेन टीचर हैं, और 40% लोग एडवोकेट हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ग्राफ ऑफ सिटीजन्स इन अ पार्टिकुलर सिटी, ऐसा समझ सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार को सवाल थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है। बार ग्राफ से तो सवाल पूछने के चांसेस कम है, बट पाई चार्ट से सवाल एक आध बार देखा गया और पूछना भी होगा फिर से एग्जामिनर को, तो पाई चार्ट से ही पूछा जाएगा। जनरली क्या होता है कि किसी कंपनी का अगर आपको एक्सपेंसेस वगैरह दिखाना है तो वैसी परिस्थिति में हम पाई चार्ट का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पीडब्ल्यू के भी हमें एक्सपेंसेस दिखाने होंगे तो जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी पाई चार्ट ही बना के देखती होगी, कि पाई चार्ट बना लिया कि टीचर की सैलरी पे कितना खर्चा खर्चा हो रहा है कंपनी के पैसों का, है ना, मैनेजमेंट की सैलरी पे कितना खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जा रहा है, फूड बिल कितना जा रहा है। तो वो पाई चार्ट के माध्यम से ही होता है कि सारे डाटा को हम 360 डिग्री मान लेते हैं कि ऑल डाटा, ये जितने पैसे हमारे पॉकेट में है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर रेशियो के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे हम इस प्रकार से बांटते जाते हैं, है ना। अब इस सारे डिग्रीज का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है।
सेंट्रल एंगल जो बोलते हैं, जो ये एंगल जो है 135 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। और आसान भाषा में समझिए तो मान लीजिए अगर हम पीडब्ल्यू के टोटल खर्चों की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कितना है पैसा, हमारे पास जो भी पैसा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, जितना हमने खर्चा किया वो यहां रखेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 360 डिग्री के फॉर्म में मिल जाएगा कि इसे कितना डिग्री का एरिया हमें देना है, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट हेड्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि अगर किसी कंपनी का हमें एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करना है तो वैसी परिस्थिति में किस तरीके का ग्राफ सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, वैसे केस में पाई चार्ट सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए बढ़े आगे, फिर सर थियरी वाले क्वेश्चन में करने शुरू करते हैं। वेरी गुड वैभव राजू, आप बात मान रहे हैं और इसका फायदा आपको दिखेगा, आप बातें मान रहे हैं, इसका फायदा आपको 110% देखने मिलेगा जब एग्जाम होगा तो। और वो थियरी बेस्ड सवाल आपको दिखेगा, अरे ये तो बिल्कुल पीवाईक्यू से आया है, बिल्कुल मेरे नोट से ही आया है, तो आपको वो सारी चीजें देख के खुशी भी होंगी, है ना। बाकी लोग भी बनाते रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना बनाए तो आप तो चमकाते रहे। अब देखिए ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल था, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन योर एग्जाम। इस सवाल को देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ क्या, द सेंट्रल एंगल पी क्यू आर एंड एस of 4 sectors in a pie chart satisfy the given relation. What is the value of 4p minus, what is the value of 4p minus q, ये बोला गया है। अब एक बात समझिए, मैं अगर ये सारे इक्वल दे रखे हैं ना, मैं एक अपने मन से कांस्टेंट मानता हूं लैम्डा, तो यहां से क्या पता चला कि 9p की वैल्यू लैम्डा के बराबर है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, लैम्डा बाई p के बराबर। 3q की वैल्यू अगर लैम्डा के बराबर है तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 3 के बराबर। फिर 2r की वैल्यू अगर लैम्डा के बराबर है तो r की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन में 2 के बराबर। 6s की वैल्यू अगर लैम्डा के बराबर है तो s क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 6 के बराबर। ठीक है, अब ये सारे सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि सारे सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है बाबू, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपली बोला है कि अगर सारे सेंट्रल एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री के बराबर होगी। P की वैल्यू लैम्डा अपॉन में 9 लिखना, लैम्डा अपॉन में P लिखा। P की वैल्यू कितनी है बाबू, लैम्डा अपॉन में 9 प्लस Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन में 3, तो हमने लिख दिया लैम्डा अपॉन में 3 प्लस R की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन में 2, लैम्डा अपॉन में 2, और S की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन में 6, तो लैम्डा अपॉन में 6, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट राइट। अगर हम बात करेंगे कि यहां पे वो किसका कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो 18, एलसीएम विल बी 18 लेडीज एंड जेंटलमैन। हमने बोला कि एलसीएम अपना 18 हो गया, 9 दुनिया 18 तो 2 लैम्डा, 3 छक 18 तो 6 लैम्डा, 2 नवा 18 तो 9 लैम्डा, 6 18 तो 3 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6 2 8, 8 9 8 17, 17 3 20, 20 लैम्डा इज इक्वल टू 360 इंटू 18। इससे ये गया 2 से 9 बार में ये गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 9 छक 54 के 4 कैरी 5, 9 3 27, 27 5 32, 324। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4p माइनस क्यू, हमें चाहिए 4p माइनस क्यू। चलते हैं भैया जरा, अरे दादा क्या हो गया ये, हमें चाहिए 4p माइनस क्यू। P की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, तो साहब P वॉज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 9, हमें चाहिए 4p माइनस क्यू, तो 4 इंटू P की वैल्यू दैट वॉज लैम्डा अपॉन 9, उसके जगह हमने लिख दिया क्या, 324 अपॉन 9 माइनस Q की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा अपॉन 3, तो इसके जगह हमने लिख दिया 324 अपॉन में 3। 9 3 27, 9 छक 54, 3 एकम 3 108, 4 छक 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 144 माइनस 108 वैल्यू क्या आ गई बाबू, 36 के बराबर। दिस विल बी द आंसर। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल था, क्या कहीं से डिफिकल्ट था।
बिना ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्म फिल कर सकती हूँ, तुम्हें बताया था ना पहले ही संध्या कुमारी। तो तुम तो उस दिन तो बहुत बोल रहे थे कि सर 2 दिन में बन जाएगा, बनवा लो 2 दिन में और भर लो फॉर्म। जब चीजें समझाता हूं उस समय तो तुम्हें लगता है कि नहीं मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है, मास्टर उस समय तुम लोग की नजरों में बुरा बन जाता है। मास्टर जो भी बोलता है ना तो तुम्हारे फायदे के लिए बोलता है, तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आती हैं। पहले ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या था, नंबर ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन अ कंपनी आर 30, 70 and 50 respectively. If these figures are represented in pie chart, then what is the angle corresponding to science graduate? What is the angle corresponding to science graduate? है ना, ध्यान से देखिए, टोटल कितने दिखा रखे हैं साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट? 50, 30, 80, 8, 7, 15। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल क्या है बबुआ, 30 प्लस 70 प्लस 50, 70, 30, 100 यानी कि 150। अब हमें क्या चाहिए, देन व्हाट इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट? तो अगर साइंस वालों की संख्या की मैं बात करता हूं तो साइंस वाले कितने हैं, साइंस वाले 30 है। अब इसके लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड करने का तरीका आपको पता ही है कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां पे 30 इंटू 360 डिग्री अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 150। इससे ये गया 3 से 5 बार में गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रावो विल बी द आंसर, वेरी इजी। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें, जब ज्योमेट्री की लास्ट क्लास हो जाएगी ना बाबू, ज्योमेट्री खत्म होते आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, कैलकुलस स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ठीक है, क्लियर है मामला, बिल्कुल इजी। अब जरा बात करें हम अपने अगले टॉपिक जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम के बारे में। पाई चार्ट इन ग्राफ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट। पाई चार्ट अगर आपने समझ लिया तो अगर ग्राफ का सवाल आएगा तो हाई चांस की वो पाई चार्ट से पूछेगा, आप कर लेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोग्राम लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बहुत सिमिलरिटीज होती है, फर्क एक छोटा सा होता है क्या कि बार ग्राफ जो होता है ना, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, बार ग्राफ एक 3D फिगर होता था और हिस्टोग्राम एक सिंपल सा 2D फिगर होता है, रेक्टेंगल बनते हैं इसमें भी। दूसरा जो अंतर रहता है वो ये रहता है कि बार ग्राफ में 2 ग्राफ्स के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम में वो गैप नहीं दिख रहा होगा आपको, अलग अलग नहीं बने, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए आपको दिख रहे होंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। वही चीज लिखा हुआ कि इन दिस केस रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन विद क्लास इंटरवल एज बेसिस and their heights are proportional to the frequency of the respective classes, there is no gap between any two successive। जैसे जो हमने वो देखा था क्लास साइज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वही चीज है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 10 थी तो हम ऊपर ले गए, यहां पर रोक दिया। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी अगर 20 से 25 के बीच में मान लीजिए 22.5 थी तो 22.5 पे रोक दिया, एंड सो ऑन। इसको बाबू हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। For a histogram based on frequency distribution with unequal classes interval, the frequency of a class should be proportional to height of the rectangle, area of the rectangle, width of the rectangle, perimeter of the rectangle। पढ़ो जरा, class interval and basis and their height proportional to the frequency। दिखा, their heights proportional to the frequency। height किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, और width किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल को। अगला वाला स्टेटमेंट आपके पेपर में आया था कि किसी हिस्टोग्राम में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास शुड प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास हमेशा प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। फिर मामला इसी टाइप के सवाल पूछे थे, इन्हीं को हम थ्योरेटिकल बेस्ड, थियरी बेस्ड सवाल बोलते हैं। वो थियरी बेस्ड सवालों का आपको अलग से नोटबुक बनाने के लिए इसीलिए बोला है, सो दैट कि सवाल फिर से वहीं से रिपीट होंगे एंड आप उसमें अच्छा कर पाओ। आगे बात करें तो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ अलग से चीज नहीं है, हिस्टोग्राम के ही हर इस बिल्डिंग को, हर इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को हम बस एक लाइन से इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। सबके मिड पॉइंट हमने फाइंड करे और सबको ऐसे लाइन से कनेक्ट कर दिया, और अब इस बार ग्राफ को हटा देंगे अगर यहां से,
तो एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते थे बबुआ? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर ओजाइव। ओजाइव भी कई जगह बोलते हैं, ओगिव भी कई जगह बोलते हैं, ओजाइव या ओगिव भी कई जगह बोलते हैं। अभी जो हमने बनाया दैट वाज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आपको पता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को ही कंसेक्यूटिवली जोड़ते हुए नीचे उतर जाते हैं सिस्टमेटिकली, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। अब उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्या करते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ दीजिए, व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट टेकिंग द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ बबुआ? पॉइंट टेकिंग द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वाई कोऑर्डिनेट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहां रखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, ये समझिएगा। और जो क्लास रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो उनकी अपर लिमिट होती है, जो अपर लिमिट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ये समझिएगा। इससे सवाल पूछ दिया जाता है कई बार। अब ओगिव जो होता है वो लेस देन और मोर देन दो तरीके का होता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए कि ये एक डाटा अपने को दे रखा, दिस इज अ डाटा। हमें बोला जाए कि अब लेस देन ओगिव बना के दिखाइए और मोर देन ओगिव बना के दिखाइए। डाटा आपको दिख रहा होगा कि मिड एंड डिलेट 0 से 10 समझाता हूं ये। अभी जैसे आप सबने न्यूज देखा होगा रिसेंटली, फ्लाइट्स का लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न आए थे कि फ्लाइट्स बहुत डिले हो रही थी, बहुत से कैंसिल हो रही थी, है ना? कुछ इशू हुए हैं जिसके कारण फ्लाइट्स एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिले हो रही थी। तो हमारे पास मान लीजिए वैसा ही कुछ डाटा है कि कितनी ऐसी फ्लाइट है जो 0 से 10 मिनट के डिले पे आई है। 0 से 10 मिनट के डिले पे आई है ना? कोई 1 मिनट के डिले पे, कोई 10 मिनट के डिले पे, कोई 9 मिनट के डिले पे। अब 0 से 10 मिनट लिखा हुआ है, 0 से 10 मिनट लिखा हुआ है, तो हम 10वें मिनट वाली को इसमें काउंट नहीं कर रहे। लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। 0 से 10 मिनट के बीच कितनी फ्लाइट्स है? 3 फ्लाइट्स है। 10 से 20 मिनट के डिले के बीच कितनी फ्लाइट है? 27। 20 से 30 मिनट के बीच कितनी है? 15। 30 से 40 के बीच कितनी है? 3। 40 से 50 के बीच कितनी है? 5। और 50 से 60 के बीच कितनी है? 7 ऐसी फ्लाइट है जो 50 से 60 मिनट के डिले पे आई है। अब इसी का हमें बोला जा रहा है कि लेस देन और मोर देन टाइप ओगिव बना के दिखाइए। जब लेस देन टाइप बनाने के लिए बोला गया है तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 10। जो 0 से 10 लिखा हुआ था वहां पे हम लिख देंगे लेस देन 10। कितनी ऐसी फ्लाइट है, कितनी ऐसी फ्लाइट है जो 10 से कम मिनट डिले है? तो आप बोलोगे 3। अब अगर बोला जाए लेस देन 20, दूसरा वाला कहां तक? 10 से 20 तक था ना। तो व्हेन वी आर सेइंग लेस देन 20, तो ये 27 फ्लाइट जो 10 से 20 मिनट डिले पे आई थी वो भी इसमें काउंट होंगी, और जो 0 से 10 मिनट डिले पे आई थी वो भी काउंट होंगी, क्योंकि हमने लेस देन 20 बोला है। तो 1 मिनट डिले से भी जो फ्लाइट आई है वो भी तो लेस देन 20 में काउंट होगी, और जो 12 मिनट डिले से फ्लाइट आई है वो भी लेस देन 20 में काउंट होगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि हमने दोनों को क्यों काउंट करा है इसमें? ये बात समझ में आ गई है कि हमने दोनों को क्यों काउंट करा है? तो मैंने गेम के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म अप्लाई कर दिया। हाँ, तुमको सीधे कैप्टन बनाएंगे, तुम लेफ्टिनेंट नहीं बनाएंगे, तुम सीधे कैप्टन बनाएंगे। क्लियर? शाबाश। देखिए, तो हमने वही बोला कि लेस देन 10 मिनट्स कितनी फ्लाइट है? 3। लेस देन 20 मिनट्स कितनी है? 30। लेस देन 30 की जब बात करते तो अब उसके नीचे वाला जोड़ दीजिए। लेस देन 40 की बात करते तो उसके नीचे वाला जोड़ दीजिए। लेस देन 50 की बात करते तो उसके नीचे वाला जोड़ दीजिए। लेस देन 60 की बात करते हैं तो उसके नीचे वाला जोड़ दीजिए। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल 60 फ्लाइट्स डिले पे हैं। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जानो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही तो होता था कि हम जोड़ते हुए उतर जाते थे नीचे, है ना? अब इसी को बाबू हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अपर लिमिट 0 से 10, 10 से 20, तो हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। 0 से 10 कितनी थी? 3 थी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर हमने लिखा 0 से 10 3 थी, 3 कहीं यहीं आएगा, हमने कंपेयर करके लिख दिया। लेस देन 20 कितनी थी? लेस देन 20 थी अपने पास 30 फ्लाइट्स, हमने 30 के ऊपर गोला बनाया, कनेक्ट कर दिया।
लेस देन 30 कितनी थी? सब 45 फ्लाइट, हमने 45 पे गोला बनाया यहां पे। लेस देन 40 कितनी थी? 48 फ्लाइट, तो 48 कहीं यहां आएगा, वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब सबको फिर हमने बस सिंपली एक फ्री हैंड ग्राफ बना दिया। फ्री हैंड ग्राफ का मतलब कि आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना है, आपको सिंपली फ्री हैंड से ऐसे कर्व की तरह लहराते हुए चले जाना और सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। ये हो गया आपका लेस देन ओ गिव। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि नाम भले लेस देन ओ गिव, नाम भले इसका लेस देन ओ गिव है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो लेस देन ओ गिव होगा वो ग्राफ ऊपर की ओर उठता जाएगा। इससे सवाल पूछा जा सकता है कि लेस देन ओ गिव का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, कैसे भी जा सकता, कोई फिक्स नहीं है। तो लेस देन ओ गिव का ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर की ओर उठता हुआ जाएगा। अब हम जब मोर देन ओ गिव की बात करते हैं तो बाबू, जहां पे हम लेस देन 10, लेस देन 20 ये बात करते थे, अब यहां पे लिखेंगे क्या? मोर देन 0, 0 से ज्यादा मिनट डिले, मतलब लोअर लिमिट का यूज कर रहे हैं। 0 से ज्यादा मिनट डिले, कितनी ऐसी फ्लाइट है जो 0 से ज्यादा मिनट डिले है? तो 60 फ्लाइट सब 0 से ज्यादा ही डिले है, हमने 60 लिख दिया। मोर देन 10, जो 0 से 10 में थे उसको घटा दिया 57। मोर देन 20, 30। मोर देन 30, 15। मोर देन 40, 12। और मोर देन 50 कितना? 7 ऐसी फ्लाइट है जो 50 से ज्यादा मिनट की देरी से आई थी, है ना। अब इसी को फिर से जब हम उस ग्राफ के फॉर्म में लाते हैं, यहां पे तो आपको अपर लिमिट ही लिखना है, लोअर लिमिट यहां नहीं लिखना है। जैसा मेंशन था स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव का जो डेफिनेशन पढ़ा था, वहां पे क्लियर कट मेंशन था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल के अपर लिमिट को यूज किया जाएगा और वाई एक्सिस पे हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाएगा। तो हमने देखा 0 से 10, 0 से ज्यादा कितनी ऐसी फ्लाइट थी तो 0 से ज्यादा मिनट की डिले पे थी? 60 फ्लाइट थी, हमने 60 पे गोला मार दिया, है ना। कितनी ऐसी फ्लाइट थी तो 10 से ज्यादा मिनट की डिले भी थी? 57 थी, हमने 57 पे इस प्रकार से कर दिया। एंड सो ऑन, सारे ऐसे डॉट्स बना के बस फ्री हैंड से कनेक्ट कर दिया। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि भले इसका नाम मोर देन टाइप ओ गिव है, लेकिन मोर देन टाइप ओ गिव में ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। लेस देन ओ गिव में ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और मोर देन ओ गिव में ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। अब ओ गिव का एक प्यारा सा प्रॉपर्टी है। अच्छा, ओ गिव से आपको यह भी पता चला होगा, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, बताओ जरा, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है? मीडियन, 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 वेरी गुड, शाबाश। तो हमें यह बात पता है अच्छे से कि मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको फाइंड करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है ना। तो इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यार यहां पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या ओ गिव और मीडियन के बीच में कोई रिलेशन है? हम ऐसा सोच सकते हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ओ गिव एंड मीडियन? यस, देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। होता क्या है कि जब आप इस मोर देन टाइप ओ गिव और लेस देन टाइप ओ गिव दोनों को कनेक्ट करते हैं, मोर देन टाइप ओ गिव और लेस देन टाइप ओ गिव, जब दोनों को आप एक ही ग्राफ पे बनाते हो, जब एक ही ग्राफ पे बनाते हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बबुआ? मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस विल गिव यू मीडियन। अब यहां पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी कर्व में भी सिमेट्रिकल, पॉजिटिव स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू, ऑल द अबव, ऑल द अबव, ठीक है। कोई हेल्प नहीं करता? क्या हो गया तुमको? कौन सा हेल्प चाहिए संध्या कुमारी? हरकतें तुम्हारी वैसी है और कोई हेल्प नहीं करता बोल रही हो। तुमको जब समझाया था स्टार्टिंग में कि बनवा लेना, लास्ट क्लास में तो बड़े ही उचक के बोल रही थी तुम बाबू, कह रहे 2 दिन में तो बन जाएगा। अब पता चला कि 2 दिन में नहीं बनता है। कोशिश कर लो, अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो फिर जनरल में करके भर देना फार्म, इंतजार मत करना किसी भी चीज का। बात समझ में आई? सिंपली जनरल में करके फार्म भर देना। अब देखिए, इसी के साथ सारी थियरी आपकी खत्म होती, कंप्लीट थियरी खत्म। सर हाउ डी, ओहो,
फ्रीक्वेंसी कर्व में भी क्या था, सिमेट्रिकल पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व आपने देखा था, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व आपने देखा था, दिस वाज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व जो भी बोलिए आप, ये ऊपर की ओर भी बढ़ता हुआ जा सकता है, नीचे की ओर बढ़ता हुआ भी जा सकता है, और अगर ये सारे रेक्टेंगल बराबर बराबर पे ही एकदम रहे तो सिमेट्रिकल भी हो सकता है। दैट इज द थिंग, ऑल द अबव। यहां से आपका पीवाईक्यू चालू होता है, सॉल्व आप लोग करोगे। सॉल्व आप लोग करोगे। देखिए जरा कितने लोगों ने पीवाईक्यू लगाया। मैं चैट ऑफ करता हूं, सवाल पढ़ लीजिए एक बार कि लेट x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बी टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कम्यूटेड फ्रॉम सम रिग्रेशन कोएफिशिएंट लाइन y ऑन x, x ऑन y। ठीक है, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, y ऑन x और x ऑन y। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bxy प्लस 7byx। आई एम गिविंग 150 सेकंड्स। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, इससे मिलता जुलता सवाल भी करा है, पढ़ा भी रखा और इससे बेस सवाल भी करा रखा बबुआ। गिव इट अ ट्राई। चलिए, अब आपको यह चेक करने के लिए मैंने सिखा रखा था कि बी एक्स वाई कौन सा है, बी वाई एक्स कौन सा है। हाउ वुड यू फाइंड? लिखा हुआ है कि x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इसको x ऑन y वाली लाइन कंसीडर करते हैं तो हमने क्या लिखा कि x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। एक्स ऑन वाई अगर कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू एज पर आवर एजम्पशन बी एक्स वाई के बराबर है। आगे जब देखें बबुआ, इसको y ऑन x अगर कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू -2x माइनस 8। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x अपॉन में -7 -8 अपॉन में -7। इससे ये मतलब बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 2/7 के बराबर। एक बार r की वैल्यू फाइंड करके कंफर्म कर रहे हैं। 3 गुना 2/7, 3 दूनी 6, 6/7 रूट के अंदर, और ये लेस देन 1 आ रहा है, मतलब जो हमने कंडीशन बढ़ा था इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है। बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 2/7 के बराबर है। अब हमें जरूरत किस चीज की है बाबू, बी एक्स वाई प्लस 7 बी वाई एक्स। बी एक्स वाई प्लस 7 बी वाई एक्स की जब बात करी जा रही है तो बी एक्स वाई आपने निकाला कितना मेरे भाई, 3। 7 इंटू बी वाई एक्स की जब हम बात करते हैं तो दिस इज 2/7। इससे ये गया 3 + 2 वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर है। वी गो, डेल्टा विल बी दी आंसर। बिल्कुल इजी था ये, 2024 के पेपर में शायद ये सवाल पूछा था जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे निकलेगा एनडीए, ऐसे निकलेगा एनडीए, मेरे को बताओ। दिस इज हाउ यू ऑल आर गोइंग टू क्लियर एनडीए मेरे भाई, दिस इज हाउ। क्या मैंने वक्त कम दिया था, क्या मैंने वक्त कम दिया था? 150 सेकंड में से अभी भी अच्छा खासा वक्त बचा हुआ था जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करा था। 30 सेकंड लगे मुझे ये सवाल सॉल्व करने में, जस्ट 30 सेकंड्स। क्या मैंने ये चीज सिखाई नहीं थी? कल को अगर पेपर नहीं क्लियर होगा, कल को अगर मैथ्स क्लियर नहीं होगा, यू विल तो डायरेक्टली से कि सर ने नहीं पढ़ाया था, एंड आई वुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से कि आई वुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैंने नहीं पढ़ाया था। अच्छा,
क्या उससे तुम्हारा अटेम्प्ट वापस आ जाएगा तुम्हारे पास? मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लूं तो फिर तुम्हारा अटेम्प्ट वापस आ जाएगा क्या उससे? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दिक्कत यही होती है बाबू कि जब मैं डांटता हूं तो मैं तुम्हारी नजरों में बुरा बनता हूं, और मुझे पता है ये डांटना कितना जरूरी है। लिखा हुआ क्या कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 20, देन व्हाट इज न्यू अर्थमेटिक मीन? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 100 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन 50 है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, सब में से 5 घटाते हैं और फिर 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा? आई एम गिविंग यू जस्ट 60 सेकंड्स, क्योंकि ये उतने ही का सवाल है। गिव इट अ ट्राई। अरे क्या हो गया, इतना को माहौल बिगड़ा हुआ है? रानू सिंह बाबू, इतना मारेंगे तुमको माहौल अभी बन जाएगा। तुम्हारा ही माहौल बनाएंगे यहाँ सबके सामने, हमारे सामने खड़ा होता ना बाबू तुम, तुम्हारा माहौल बनाते पूरा क्लास मजा लेता। फिर चमगादड़ कहीं के, पढ़ो चुपचाप, माहौल देख रहे हैं ये। सवाल सॉल्व करो चुपचाप। देखो इधर, हमने ये पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था ना, डिपेंडेंसी ऑन चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो आप चेंज डाटा में करोगे वही डेट, वही चेंज आपको मीन में भी करना पड़ेगा, है ना? वही चेंज आपको मीन में भी करना पड़ेगा। हमने पहले देखा क्या कि 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना था? 50 था। अगर सब में से 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हम 50 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बोलेंगे क्या कि अब हमारे पास मीन 45। फिर हर ऑब्जर्वेशन को 20 से अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें मीन को भी 20 से वो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो 45 अपॉन 20 अगर हमने करा तो ये कितना हो जाएगा बाबू? कर लीजिए डिवाइड जरा। 20 दूनी 40, ये कट गया 5, पॉइंट डाला 0, 20 दूनी 40, 2.25। अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, गुड इनफ। आगे लाइन पे। अरे कोई बात नहीं रानू, चिल करो, पढ़ाई करो। बाबू देखो एक चीज बता रहा हूं कि जब तक आपके ईमेल आईडी पे वो फाइनल चीज ये ना लिखा हुआ आए कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म फॉर एनडीए 1 2026, तब तक आपका फॉर्म नहीं भराया है। समझे कि नहीं? तो ये फाइनल मेल का इंतजार देखिएगा, फाइनल मेल देखिएगा, 3-4 स्टेप में फॉर्म भरा जा रहा है। The standard deviation of 100 observation is 10. If 5 is added to each observation, then divided by 20, then what will be the new standard deviation? इसका जरा मुझे सही जवाब दो। मैं इसके लिए तो चैट ऑफ करूंगा और फिर से 60 सेकंड दे रहा हूं, बहुत से चमगादड़ गलत करेंगे फॉर श्योर। पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी, इति आके मिल जा बीबा मिल जा आके मैनू नी, तो बार दिल हो गया चलदा ना चारा वे। तेरे बिना ना गुजारा वे। चलिए बाबू,
हाँ, अब यहां पे ये सीन है कि जब बात स्टैंडर्ड डेविएशन की आती है तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आप हर एक डाटा में कुछ जोड़ दे या कुछ घटा दे तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क ऐसे पड़ता था कि आपने जिस कांस्टेंट से हर डाटा में मल्टीप्लाई किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन वही मल्टीप्लाई होता था, वेरिएंस में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता था। तो यहां बोला गया डिवाइडेड बाई 20, ये 10 5 जोड़ा गया, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है। 20 से डिवाइड किया गया, मतलब हम ये बोल रहे हैं ना कि 1/20 से मल्टीप्लाई किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 10 हुआ करता था, तो अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 10/20, इसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं। हेंस और आंसर इज ब्रावो लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा पता है? अल्फा किया होगा। अरे 0.75 क्या सोच के मार्क किए थे तुम लोग? घूम गया दिमाग? पेपर का ही सवाल है। पेपर में आया हुआ सवाल चमगादड़ लोग, काहे नहीं सुधर रहे हो तुम लोग? पीवाईक्यू काहे नहीं लगा रहे हो? हाथ पकड़ के लिखवाएं? मीन निकाल। अच्छा हाँ, 15/20 करा होगा ना, करे 5 जोड़ा किया तो 5 जोड़ देते हैं, फिर 20 से डिवाइड कर देंगे। वाह भगवान। What is the arithmetic mean of this? अब देखिए, आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आप घर पे कर लोगे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर, बट मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कितने आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं और जो चीजें आपने सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ी है वो चीज कहां पे यूज हो सकती है। मैं बस इसका हिंट दे देना चाहता हूं, आप इसको खुद घर पे सॉल्व करोगे। लिखा हुआ है क्या कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बाबू हम ऐसा कर देते हैं कि लेट्स से Sn कुछ है। Sn क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है बबुआ, मीन का फॉर्मूला यह होता है कि सारे सम में से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां लिखा हुआ है 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर। अगर मैं S15 की बात करता हूं तो S15 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक? 15 स्क्वायर, यही ना। और अगर मैं S7 की बात करता हूं तो यह क्या हो जाता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक? 7 स्क्वायर। जब इन दोनों के बीच में माइनस कर दूंगा बबुआ, जब इन दोनों के बीच में मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा अपने पास? अपने पास यही बचेगा ना, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू कहां तक? 15 स्क्वायर। तो हम वही करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर से, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला जो आपने सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ा था, उसमें एक बार सम अप टू 15 टर्म फाइंड कर लेंगे, उसमें एक बार सम अप टू 7 टर्म फाइंड कर लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो हमें ये वाला सम आसानी से मिल गया। और जब ये वाला सम मिल गया है ना, जब ये वाला सम मिल गया तो उसके बाद क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8, 8 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द मीन। क्या आप कर लोगे अब ये? लव यू राज बाबू, लव यू टू मेरा भाई। बैकलॉग लग गया है तो पढ़ो बाबू, 2x स्पीड देखो, 3x स्पीड देखो, कुछ करो। ये फॉर्मूला क्यों यूज करोगे? खुशी, ओहो, सीधा भी हो जाएगा बट कितना जोड़ोगे? कितने का सम निकाल निकाल के जोड़ते रहोगे? सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें सबका स्क्वायर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, है ना। तो इस तरीके से करके 14 और 15 के स्क्वायर जोड़ के आप कर लोगे। वन अपॉन कॉस से क्या होता है पता नहीं बाबू,
कुछ तो होता होगा, ये लोग बोल रहे हैं तो। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 130, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? चलिए ये तो आप करके दिखाइए। चैट ऑफ कर रहा हूं, आपको 120 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। इजी। वही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या हो जाता है? एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6। जब हम मीन की बात करेंगे तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करी जा रही है तो हमें एन से डिवाइड करना है, एन से एन गया। अब हमें क्या पता चला कि एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है बबुआ? 130 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर ले तो हम लिख सकते क्या? n प्लस वन, 2n प्लस वन इज इक्वल टू 73,78,780। अब तरीका सिंपल ये है कि n की वैल्यू पुट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए हमने रखा ये n की वैल्यू ये रखी, तो 19 और 1 20, 19 दूनी 38 और 1 39, 39 दूनी 78, 780 हो रहा। ब्रावो विल बी द आंसर। खत्म। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है। तो जैसा मैं आपको बोलता हूं कि 120 के 120 सवाल सॉल्व नहीं करने होते, आपको ऐसे सवाल ढूंढने हैं वहां पे, और हर बारी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, मैथ्स से डर लग रहा है, मैं सिंपल बताता हूं 40 क्वेश्चन इजी आएंगे जो आप बड़ी आसानी से कर पाए। 40 क्वेश्चन विल बी वेरी 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 इजी। इससे बेटर परसेंटेज हो सकता था इसमें, चमगादड़ो। व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर करो जरा। मीन डेविएशन निकालना सिखाया था, मीन डेविएशन केवल करके लिख दिया है, तो इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन ही आपको फाइंड करना है ना। अगर केवल मीन डेविएशन लिख के छोड़ दिया है तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। दैट इज द सिंपल थिंग। चलिए बाबू करके बताइए जरा, मीन डेविएशन अबाउट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कर लिया तुम लोगों ने? वाह। देखिए जब हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है कौन कौन से? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें फॉर्मूला ना भी लगाओ तब भी आप जोड़ सकते हो, बाकी फॉर्मूला लगा लोगे तो सम इजी रहेगा। फॉर्मूला लगा लेंगे तो सम इजी रहेगा, यही हो जाएगा ना। n प्लस वन अपॉन में 2, जब n से डिवाइड कर देंगे तो इससे ये गया, इससे ये गया, है ना। तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस 1 11 अपॉन में 2 5.5। दिस इज मीन। 5.5 इज द मीन। हमें चाहिए मीन डेविएशन। जब मीन डेविएशन की बात करते हैं, मीन डेविएशन की बात करते हैं 5.5 माइनस 1 अगर हमने करा 5.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ? 4.5। नेगेटिव को पॉजिटिव ही करना होता है। 4.5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3.5, फिर क्या हो जाएगा? 2.5, फिर 1.5, फिर 0.5, 0.5, फिर उसके बाद फिर से 0.5, 6 में से जाएगा तो फिर से 0.5, 7 में से जाएगा तो 5.5 आधा 6 और 1 7, 1.5, फिर से अपन यहां पे लिखेंगे
2.5, ठीक है, फिर आएगा क्या 3.5 और फिर आएगा क्या 4.5। अब सबको जरा जोड़े हम, सबको अगर हम जोड़े तो 5 5 5 10 5 15 20 25 30 35 40 45 50, 0 कैरी 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 4 25 अपॉन में 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 ही था ना, यानी कि 2.5। इजी, पेपर का ही सवाल है, पेपर का ही सवाल है बबुआ। अरे वाह, तो मैं सिर्फ परफॉर्मेंस, वेरी गुड। बस यही चीज तो करना है पेपर में बैठ के, और कोई अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल को जो कर लेगा मेरी तरफ से उसको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कायदे, पढ़ाई काहे के लिए, करने ही के लिए। तो देखो लिखा हुआ है क्या कि लेट i इक्वल टू 1 से लेकर के 9xi स्क्वायर इज इक्वल टू 855 इफ m इज द मीन, इस पे ध्यान देना, इफ m इज द मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 अप टू x9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फॉर्मूला जिसको याद है इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेगा, 120 सेकंड का टाइम दिया, जिसको फॉर्मूला याद है वो बड़ी आसानी से कर लेगा। गिव इट अ ट्राई। याद आया, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, वेरिएंस बनता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था बबुआ, एक्सआई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर, यही होता था ना। मीन को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब यही लिखा है, मीन को एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसके जगह पे अगर हम ये वैल्यू रख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सआई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एम स्क्वायर, मीन का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इससे ये गया। अब एक्सआई स्क्वायर का सम अपने कितना दे रखा है, 855, हमने लिख दिया 855 डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, आई की वैल्यू 1 से 9 तक थी तो 9, 9 9 81, 9 9 81, 4 बचेगा, 9 5 45, 95 विल बी द आंसर, ब्रावो विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी इजी, वेरी इजी। देखिए कितने चमगादड़ों ने सही करा है। अरे क्या करूं तुम लोगों का, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मेल नहीं आता है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस है ये। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होता है, जिन लोगों ने कंप्लीटली फॉर्म भर दे एक बार बता दो लास्ट मेल पे क्या लिखा हुआ है। फॉर्म भरना, स्टैंड सेंटर सेलेक्ट करना, ये सारे काम करे हैं तुमने, फी पे करना, मारो हमें, मारने वाले काम तो करते हो किट्टू चौधरी तुम लोग। वाई एम स्क्वायर कम 2 टन, अब आर्यन तुमको तो मारेंगे थाप से ना बबुआ, लेफ्ट हैंड से मारेंगे, इधर घूमोगे फिर राइट हैंड से मारेंगे। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला जो तुम्हें पढ़ाया है, जहां पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करी है। गो एंड वॉच सेकंड लेक्चर, एटलीस्ट गो एंड सी द नोट्स ऑफ सेकंड लेक्चर, ठीक है। सक्सेसफुली लॉग लिखा हुआ आ रहा है, जिन बच्चों का फाइनली आया है, जो प्रोविजनली पे रुके हुए हैं वो जाके कंप्लीट करे फॉर्म।
ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके जगह पे हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। बात समझ में आ गई चमगादड़? एम स्क्वायर 2 बार क्यों आया पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन। थ्री 394 सीट से बहुत कम सीट्स हैं, क्या फर्क पड़ता तुमको, एक सीट से मतलब है ना, एनडीए की सीट वैसे भी कम नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट। देखिए, द मीन ऑफ द सीरीज दिस, इफ xn इज रिप्लेस्ड बाय k देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू मीन। इसको जरा करके बताओ, इसको जरा करके बताओ, बिल्कुल बेसिक जो चीजें पढ़ते हैं उस पे बेस वाला, आई एम गिविंग 60 सेकंड्स, करके बताएंगे जरा इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूं, मैं जवाबों में हूं, मैं सवालों में हूं। देखिए बाबू, इसका मीन ये था, तो अगर मैं बात करता हूं x1 प्लस x2 अप टू xn तक की, तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स मीन। अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि xn को गायब करना है, xn को गायब कर दीजिए, x1 प्लस x2 ऐसे जा रहा है, बट xn नहीं है, xn को हम दूसरी साइड भेज दे तो nx मीन माइनस xn, इसके जगह पे k जोड़ दो। जब इधर आपने k जोड़ा तो इधर भी k जोड़ दीजिए। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रह गया ना, एक ऑब्जर्वेशन आपका उठ के बाहर गया था और एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू k थी वो अंदर आया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रह गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सेम है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मीन के लिए n से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी दी न्यू मीन। nx मीन माइनस xn, nx मीन माइनस xn प्लस k अपॉन में n डेल्टा, बिल्कुल बेसिक जैसे बचपन में करते थे वही वाला चीज है। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है और फिर भी तुम जैसा चमगादड़ गलत कर आते। देखते हैं सी, सी क्या करूं मैं तुम्हारा, बताओ, तुम ही बताओ। इन दोनों में आपको अंतर नहीं दिखा था, nx मीन माइनस x मीन कर दिया है, nx मीन माइनस xn करोगे ना बाबू। अगर हम xn को गायब कर रहे हैं, xn को रिप्लेस कर रहे हैं k से, हे भगवान, तुमको भी लगता होगा ना मने मन में, यार सर हम पिटाने वाला काम तो करते हैं हम लोग, है ना। तुम लोग को भी तो अंदर से फील होता होगा ना कि सर हम लोग पिटाने वाला काम तो करते हैं, देखो हमारी गलती तो है। मम्मी कह रही है गाना बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू बोलना आंटी को। करते तो हैं, हाँ करते तो हैं, लेकिन सर ऐसी गलतियां करते रहेंगे पिटाएंगे नहीं, ऐसी गलतियां करते रहेंगे सुधरेंगे नहीं। अब देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल भी अगेन मैं करवाऊंगा नहीं, ये सवाल मैं करवाऊंगा नहीं, बस ये आपको हिंट देने के लिए सवाल लेकर के आया हूं। बाकी कॉल आपका होगा कि ऐसे सवाल पेपर में आए तो करना है कि नहीं करना, दैट विल बी टोटली योर कॉल। ये क्या है बबुआ, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो हमने सवाल पढ़े, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, y ऑन x, नीचे में x आएगा, तो मतलब वही वाला सिग्मा एक्स वाई है ना, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
वही सारी चीजें नीचे में, वही सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा। बट ध्यान से समझिए, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि क्या ये सवाल पेपर में आए तो करना आवश्यक है। वाई एम टेलिंग दिस, क्योंकि बबुआ आपको यहां पे पूरा चार्ट, पूरा डाटा खुद सॉल्व करना पड़ेगा। एक आपके पास x है, एक आपके पास y है। सी, एक आपके पास x रहा, एक आपके पास y रहा। -4 -1, सॉरी, -4 1 -1 2 2 7 3 1। फिर आप करोगे एक्स वाई, -4 इंटू 1 -4, 2 इंटू -1 -2, 7 दूनी 14, 3 एकम 3। फिर आपको y ऑन x बोला गया तो आपको एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है, PYQ है, फिर आपको एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए, हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए। -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये सारा डाटा मैंने आपको वही सिखाया था, मैंने आपको वही सिखाया था कि सवाल सॉल्व कौन से करने, कौन से नहीं करने, ये सीखना भी जरूरी है। आपको इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर ये सारा डाटा सिग्मा एक्स की वैल्यू दे दी होती, सिग्मा वाई की वैल्यू दे दी होती, एक्स वाई दे दिया होता, एक्स स्क्वायर दे दिया होता, हम पुट करते वी वुड हैव गॉट आवर आंसर, है ना। यहां पे आप सब कुछ निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, मिलेंगे 2.5 नंबर। तो ऐसे सवालों को पेपर में फर्स्ट सॉल्यूशन में स्किप करा जाता है ना। जब पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो स्किप करा जाता है, लास्ट में अगर वक्त रहता है तब आप जाकर के ऐसे सवालों को सॉल्व करते होगे। चलो अब यहां से हम 2.5 नंबर अपने बोनस के तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको यह बात पता है कि सवाल को आप सॉल्व करोगे 110% कर लोगे, आपको आता है। लेकिन स्टार्टिंग में लेंदी जाएगा तो क्यों करना है ना, यह चीज सीखनी जरूरी है। यह सवाल देखिए, बोला गया है क्या कि x + 2y + 1 is equals to 0, 2x + 3y + 4 is equals to 0 are two line of regression computed from some value data. If theta is the acute angle between this, then what is the value of 488 tan 3 theta? अब एक बात समझिए, जैसा मैंने आपको सिखाया था बबुआ, आपको एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस सिखाया था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर सिंपली 2 लाइन दे दी जाए मेरे भाई, अगर सिंपली 2 लाइन दे दी जाती है आपको, तो आप वहां पर उस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जो ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, 1 + m1 m2। तो इस लाइन को जब हम लिखेंगे अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -x/2 -1/2। और इस लाइन को जब हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू -2x/3 -4/2, ये लिख सकते हैं। m1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, -1/2, और m2 की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3। m1 m2 क्या है, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी स्लोप ऑफ टू लाइन्स, स्लोप ऑफ टू लाइन्स, है ना, जो ज्योमेट्री में हम जाकर के पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कभी ना कभी पढ़ा है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2, किसी को भी m1 मानिए, किसी को भी m2 मानिए, -1/2 माइनस प्लस 2/3 अपॉन में 1 + m1 m2, 1/2 इंटू 2/3, इससे ये गया tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आ रहा है बबुआ, 3 दूनी 6 -3 + 4 अपॉन में 3 का 3, 3 + 1, 3 से ये 2 बार में गया, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 गया, 1 3 और 1 4, 1/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। 4/3 आना था क्या, 4/3 आना था क्या, 4/3 आना था, यहां पे 4/3 आना था। इसका कुछ वैसे भी यूज थोड़ी हो रहा है, इसका कुछ यूज वैसे भी नहीं हो रहा, 4/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब tan 3 थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 tan थीटा अपॉन में 1 - tan³ थीटा, यह फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए।
हमसे पूछा क्या गया है 488, यही था ना, 488 इंटू टेन थ्री थीटा, मतलब 488 इंटू थ्री टेन थीटा की वैल्यू जो भी आई है 1/8, तो यहां पे लिख दिया 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 64 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 छक 48, 48 3 51, 512, 512 लिख सकते हैं ऐसा? रॉन्ग क्या मिस हुआ बताओ जरा रोशनी, या तो रॉन्ग लिखने से नहीं होगा, कहीं पे कैलकुलेशन एरर है तो फटाफट से बताइए। 488 इंटू 3/8, 512 में से एक जाएगा 511, 511 अपॉन में 512। क्या मिस हुआ बताओ बताओ बताओ, फटाक बताओ। फॉर्मूला रॉन्ग है कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है बबुआ? लैग? ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग था ना? नो लैग, ऑल गुड। अब इसके बाद बताने की जरूरत है, इसके बाद बताने की जरूरत है या खुद कर लोगे बताओ? बस वैल्यू तो पुट करना है। हो जाएगा ना? हो जाएगा, कर लेना। मेरे को बस हिंट देना था कि जब भी इस टाइप का सवाल आए जहां पे आपको दो लाइन दे रखी हो, वहां पे आप इस वाले फॉर्मूला का ही यूज करोगे एंगल फाइंड करने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यू विल डू दिस ओनली, है ना? यहां पे आपको जो मैंने फॉर्मूला उस समय बताया था आर वाला, डोंट यूज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर एंड सो ऑन, डोंट यूज दैट। ठीक है? अभी भी गलती है। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, एक ये सवाल था
इसे एक इस सवाल को देख लो, लिखा हुआ क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज फॉर अ गिवन सेट ऑफ 100 कपल्स वाज नोटेड टू बी 0.7. Assume that all these couples survive to celebrate the silver jubilee of their marriage. कहने को चित ये है कि 100 कपल्स हैं, 100 कपल्स हैं, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना था, 0.7 था. हम उम्मीद करते हैं कि वो सिल्वर जुबली मना लेते हैं, सब अपनी शादी के 25 साल तक इकट्ठे रहते हैं और जिंदा रहते हैं. 25 साल बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट आर. अब एक बात समझिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये जो आर होता है ना, वो डाटाज में अगर कुछ वैल्यू ऐड होते जाए तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन ओरिजिन से उसका कुछ लेना देना है नहीं, बिल्कुल ही चेंज नहीं होता. जब एज बढ़ रहा है तो साल दर साल एक साल बढ़ता हुआ जा रहा है उनकी एज में, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. ये सवाल बस एक ही बार दिखा था, मैं ये कराता भी नहीं, बट स्टिल ये दिख गया पीवाई में, तो मुझे लगा कि आप लोगों को तकलीफ देगा, मैंने सोचा क्लास में करा देता हूं. अगर चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल का सवाल पूछा भी जाएगा, चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल का सवाल पूछा भी जाएगा आपसे, एक बार ये अटपटा सा आ गया है तो आपसे मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा. तो वो चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी. रिप्रेजेंट मीन मीडियन एंड मोड फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, हो जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कैसे करेंगे, इन सबको आप किसी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिएगा. 5p इज इक्वल टू 4q r/2 इज इक्वल टू लैम्डा. p की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, लैम्डा बाई 5 के बराबर, q की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, लैम्डा बाई 4 के बराबर, और r की वैल्यू क्या हो रही है, 2 लैम्डा के बराबर, है ना. अब आप यहां पे जाओगे, p की जगह पे क्या लिख दोगे बबुआ, लैम्डा बाई 5, लैम्डा बाई 5 प्लस q की जगह पे हम क्या कर देंगे, लैम्डा बाई 4. अगेन 2p की जब बात करी जा रही है तो 2 लैम्डा अपॉन में 5, और 0.7 r की जहां पे बात करी जा रही है तो 2 7 14 यानी कि 1.4 लैम्डा. अब सब जगह से हम लैम्डा कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4 अपॉन में 2/5 प्लस 1.4. इसको ही तो बस सॉल्व करना है, इसको ही तो बस सॉल्व करना है, कर लोगे. इसी टाइप के सारे सवाल है, इसी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता रहेगा. आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, और आप ऑर्डर समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, कुछ भी समझिए. मैं बस ये चाहता हूं कि अगली क्लास जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की होगी उससे पहले कृपया करके स्टैटिस्टिक्स के 10 साल के पीवाईक्यू खत्म करके बैठिएगा, है ना. 10 साल के पीवाईक्यू खत्म करके आना अगले, उससे पहले. इसलिए बोलता हूं कि क्लास के साथ साथ ही पीवाईक्यू लगाते रहिए, अच्छा रहेगा. ये कोई किताब है, ले लोगे तो अच्छी बात है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू. किताबों पे ऑफ चल रहा होगा कुछ, हमको भी नहीं पता चलता क्या चल रहा है. ठीक है बाबू, तो खत्म करके आइएगा. प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को हल्के में कोई नहीं लेगा, करीब करीब 20 क्वेश्चन का वेटेज है, और 15 क्वेश्चन डुएबल आएंगे, 15 क्वेश्चन डुएबल आएंगे. तो वो 15 क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप समझ जाइए. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी. हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में. तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, अपना ख्याल रखो. लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म. तब तक के लिए जय हिंद.